क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि किसी कसीनो के रूलेट व्हील और हमारे स्मार्टफोन पर मौजूद एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप में मतलब एक बहुत ही गहरी समानता हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मनोवैज्ञानिकों का तो यही मानना है। अमूमन जब भी हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? हरी घास का मैदान, खचाखच भरा स्टेडियम और बल्ले से गेंद टकराने की वो आवाज। सही कहा, लेकिन आज की सच्चाई कुछ और ही है। ये पूरा का पूरा जो मैदान है ना, वो अब एक डिजिटल स्प्रेडशीट में बदल चुका है। एग्जैक्टली, जहाँ खिलाड़ी अब इंसान नहीं रहे बल्कि डेटा पॉइंट्स बन गए हैं और हर एक रन, हर एक विकेट मतलब एक बहुत ही जटिल गणितीय समीकरण का हिस्सा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है भारत में फैंटेसी क्रिकेट का अरबों डॉलर का साम्राज्य। और हम यहाँ सिर्फ क्रिकेट के स्कोर या कौन सी टीम जीतेगी इस पर बात नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं, आज का हमारा मिशन इस पूरी इंडस्ट्री के डीएनए को डिकोड करना है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास स्रोतों का मतलब एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हम सुप्रीम कोर्ट के कानूनी दस्तावेजों पर आधारित पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट देखेंगे। आर्थिक डेटा के लिए FIFS और डेलॉयट की जॉइंट रिपोर्ट है। साथ ही मशीन लर्निंग पर आर्काइव का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है और नशे की लत से जुड़ा एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी है जो PMC में पब्लिश हुआ था। तो चलिए इस कहानी की बुनियाद से शुरू करते हैं। कोई भी साम्राज्य हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना किसी कानूनी जमीन के वो खड़ा नहीं हो सकता है ना। फैंटेसी क्रिकेट को भी एक लीगल संजीवनी की जरूरत थी और ये संजीवनी उन्हें मिली अगस्त 2021 में। PwC की रिपोर्ट इस मोमेंट का बहुत बारीकी से विश्लेषण करती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले को बरकरार रखा और साफ कर दिया कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स सट्टेबाजी या जुआ नहीं है। अच्छा, तो फिर उन्होंने इसे क्या माना? अदालत ने इसे कौशल का खेल यानी गेम ऑफ स्किल का दर्जा दिया। कौशल का खेल, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक तरह से एक पूरी लीगल शील्ड है। लेकिन ये इतनी आसानी से कैसे तय हो गया? क्या पूरी दुनिया में से ऐसा ही माना जाता है? दिलचस्प बात यही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब PwC की रिपोर्ट में ही न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के एक 2020 के फैसले का जिक्र है, जहां उन्होंने फैंटेसी स्पोर्ट्स को शुद्ध जुआ या प्योर गैम्बलिंग करार दिया था। अरे वाह, मतलब सीधा जुआ। उनका लॉजिक क्या था? उनका तर्क सीधा सा था कि मैच का नतीजा इंसान के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों का समर्थन किया। भारतीय अदालतों का तर्क था कि एक फैंटेसी टीम बनाने के लिए यूजर को खिलाड़ियों के पिछले रिकॉर्ड्स, पिच की स्थिति और मौसम का मतलब बाकायदा अध्ययन करना पड़ता है। समझ गया, मतलब ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, इसमें विश्लेषण और ज्ञान शामिल है। हाँ, और इसी को उन्होंने कौशल माना। Here is where it gets really interesting. इस एक कानूनी ठप्पे ने रातों रात अर्थव्यवस्था का नक्शा ही बदल दिया। FIFS और डेलॉयट की रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2024 तक भारत का स्पोर्ट्स टेक मार्केट 26,700 करोड़ रुपए का हो चुका है। बिल्कुल, और 2029 तक इसके 49,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। फैंटेसी स्पोर्ट्स इस पूरी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। ये आंकड़ा वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन एक मिनट, मैंने सुना है कि इस तेज रफ्तार वाली इंडस्ट्री के सामने अचानक से एक बहुत बड़ी टैक्स की दीवार खड़ी हो गई है। हाँ, डेलॉयट की रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नए नियमों ने इस पूरे सेक्टर की कमर ही तोड़ दी है। टैक्स का असर तो खैर हर इंडस्ट्री पे पड़ता है यार, लेकिन यहाँ ये इतना जानलेवा क्यों साबित हो रहा है? मतलब वित्तीय वर्ष 2025 में 10% की गिरावट और 2024 में नया निवेश सीधा 0। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा। देखिए, पहले क्या होता था, मान लीजिए कॉन्टेस्ट में कुल 100 रुपए जमा हुए तो प्लेटफॉर्म अपना 20 रुपए का कमीशन रख लेता था, जिसे ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू कहते हैं। राइट, जी हाँ, तो टैक्स सिर्फ उस 20 रुपए के कमीशन पर लगता था, वो भी 18%। बाकी 80 रुपए जीतने वालों के प्राइस पूल में चले जाते थे। ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सर्विस टैक्स मॉडल है। इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत नए नियमों से हुई। अब टैक्स उस 20 रुपए के कमीशन पर नहीं लग रहा है, अब पूरे 100 रुपए की फेस वैल्यू पर सीधे 28% GST लग रहा है। बाप रे, सीधे पूरे 100 रुपए पर? एग्जैक्टली। इसका नतीजा ये हुआ कि टैक्स का बोझ कई गुना बढ़ गया। अब कंपनियों को या तो ये बोझ खुद उठाना पड़ रहा है
जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन 50% तक गिर गए हैं, या फिर उन्हें यूजर्स का प्राइस पूल कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि रिटर्न इतना कट रहा है, तो उन्होंने सेक्टर में नया पैसा डालना ही पूरी तरह से रोक दिया। ये तो ऐसा है जैसे किसी दौड़ते हुए घोड़े के पैरों में अचानक जंजीर बांध दी गई हो। खैर, टैक्स और इकोनॉमी से वापस उस बुनियादी सवाल पर आते हैं, वो कौशल वाली बात। हाँ, गेम ऑफ स्किल। राइट। अगर ये मान लिया जाए कि ये कौशल का खेल है, तो वो कौशल असल में है क्या? मतलब विराट कोहली आज शतक मारेंगे या शून्य पर आउट होंगे, ये तो मैदान पर हवा, पिच और उस गेंदबाज पर निर्भर करता है ना। स्क्रीन के पीछे बैठा एक इंसान इसे कैसे कंट्रोल कर सकता है? यही तो सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। यूजर मैदान के एक्शन को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो संभावनाओं को, यानी प्रोबेबिलिटीज को हैक करता है। प्रोबेबिलिटीज को हैक करता है, वो कैसे? अगर हम स्पोर्ट्स पिंच और ऑलक्रिक जैसी वेबसाइट्स की रणनीतियां देखें, तो साफ हो जाता है कि ये तुक्केबाजी नहीं है, ये प्योर रिस्क मैनेजमेंट है। सबसे बेसिक चीज है पिच को पढ़ना। मतलब सूखी पिच है तो स्पिनरोज लो और हरी पिच है तो फास्ट बॉलर्स। हाँ, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली गणित कैप्टेंसी में छिपा होता है। फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में कैप्टन को 2 गुने पॉइंट्स मिलते हैं और वाइस कैप्टन को 1.5 गुने। राइट, 2x और 1.5x। बिल्कुल। तो सांख्यिकी के हिसाब से सबसे सुरक्षित दाव ऑलराउंडर्स पर लगाना होता है, क्योंकि अगर वो बल्ले से फ्लॉप हो गए तो गेंद से पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। और शायद टॉस होने तक इंतजार करना भी काफी अहम होता है। एग्जैक्टली। टॉस के बाद प्लेइंग 11 देखकर आखिरी मिनट में टीम बदलना सबसे बड़ी रणनीति मानी जाती है। और मैड अबाउट स्पोर्ट्स के ब्लॉग में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। अलग इकोसिस्टम मतलब नियम अलग अलग हैं। हाँ, एक ही खिलाड़ी एक ऐप पर आपको जिता सकता है और दूसरे पर हरा सकता है। जैसे ड्रीम 11 में 1 रन बनाने का 1 पॉइंट मिलता है और विकेट लेने के 25 पॉइंट। तो हाँ, गेंदबाजों का पलड़ा भारी हुआ। बिल्कुल। वहीं अगर आप माई 11 सर्कल देखें, तो वहाँ 1 रन का सिर्फ आधा पॉइंट है और विकेट के 10 पॉइंट। एक कुशल यूजर वही है जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म के गणित को समझता हो। ये सुनकर तो मुझे हॉलीवुड की उस फिल्म मनी बॉल की याद आ रही है, जहाँ सारा खेल मैदान का नहीं, स्प्रेडशीट का है। लेकिन अगर ये सिर्फ इंसान के दिमाग और स्प्रेडशीट की बात होती, तो मुकाबला फिर भी फेयर लगता। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आर्काइव पर पब्लिश हुआ सचिन कुमार एस और उनकी टीम का मशीन लर्निंग रिसर्च पेपर, मतलब इस कहानी को एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जो थोड़ा डरावना है। मशीनें अब फैंटेसी क्रिकेट खेलना सीख रही हैं। और ये रिसर्च बहुत ही डीप है। उन्होंने इंसानी दिमाग को हटाकर एल्गोरिदम को टीम बनाने का काम सौंपा। इसके लिए वनडे, आईपीएल और T20 के करीब 3100 मैचों का बॉल बाय बॉल ऐतिहासिक डेटा लिया गया। 3100 मैच। लेकिन क्रिकेट का डेटा तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है ना। मतलब एक गेंदबाज जो 10 मैचों से फ्लॉप है, वो अचानक किसी दिन 5 विकेट ले सकता है। मशीन इस शोर को, इस नॉइज को कैसे हैंडल करती है? यही इस रिसर्च का सबसे क्रूशियल पार्ट है। शुरुआत में उन्होंने रैंडम फॉरेस्ट जैसे बेसिक क्लासिफायर मॉडल्स यूज किए। रैंडम फॉरेस्ट? हाँ, जो कई सारे डिसीजन ट्रीज बनाकर नतीजे पर पहुंचता है। लेकिन क्रिकेट के इस अनप्रेडिक्टेबल डेटा में वो मॉडल अक्सर कंफ्यूज हो जाता था। तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर रिसर्चर्स ने पाईकैरेट टूल की मदद ली और पाया कि एक्स्ट्रा ट्रीज रिग्रेसर नाम का मॉडल इसके लिए बेस्ट है। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा ट्रीज रिग्रेसर क्या है और ये पुराने वाले से अलग कैसे? देखिए, इसे एक्सट्रीमली रैंडमाइज्ड ट्रीज भी कहते हैं, जहां एक नॉर्मल मॉडल पैटर्न ढूंढने के चक्कर में हर छोटे बदलाव या नॉइज को याद कर लेता है। वहीं एक्स्ट्रा ट्रीज डेटा को इस तरह रैंडमाइज करता है कि वो उस शोर को इग्नोर कर सके। अच्छा, मतलब वो फालतू डेटा को हटा देता है। एग्जैक्टली, जिससे वो बहुत ज्यादा स्थिर भविष्यवाणियां कर पाता है। फैंटेसी लीग में जहां एक पॉइंट से जीत हार तय होती है, वहां ये गेम चेंजर है। लेकिन मॉडल को सिर्फ ये थोड़ी बताना है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है। सबसे बड़ी सिरदर्दी तो वो 100 क्रेडिट का बजट होता है ना। हर टॉप खिलाड़ी महंगा है और आपको उसी बजट में 11 लोग फिट करने। एल्गोरिदम ने इस गणित को कैसे सुलझाया? इस बजट वाली पहेली को सुलझाने के लिए रिसर्चर्स ने कंप्यूटर साइंस के मशहूर नैपसैक और ग्रीडी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। नैपसैक? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसा बैग है जिसमें सिर्फ 15 किलो वजन आ सकता है और आपके सामने बहुत सी कीमती चीजें रखी हैं। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। अब सामने जो चीजें हैं, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का कम, कोई महंगी है, कोई सस्ती। नैपसैक एल्गोरिदम क्या करता है?
कि वो हर संभव कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करता है। ओके। वो ये तय करता है कि बैग में चीजें ऐसे रखी जाएं कि 15 किलो की लिमिट भी पार ना हो और अंदर के सामान की कुल कीमत सबसे ज्यादा हो। अरे वाह, तो फैंटेसी क्रिकेट में ये बैग वो 100 क्रेडिट का बजट हो गया। हाँ, और सामान की कीमत हो गई वो अनुमानित पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा ट्रीज मॉडल ने हर खिलाड़ी को दिए हैं। फिर ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करता है कि उन सब कॉम्बिनेशंस में से सबसे ज्यादा पॉइंट्स देने वाली परफेक्ट टीम को तुरंत छांटकर निकाल लेता है। मतलब एक तरफ बेचारा आम इंसान टीवी पर पिच रिपोर्ट सुनकर अपनी अंतरात्मा की आवाज से 11 खिलाड़ी चुन रहा है, और दूसरी तरफ मशीन 3100 मैचों का डेटा और नैपसैक एल्गोरिथम लगाकर एक अभेद्य टीम बना रही है। बिल्कुल, मुकाबला बहुत ही एक तरफा हो गया है। लेकिन एक सवाल है, इन मॉडल्स को इतना सटीक बनाने के लिए ये जो कच्चा डेटा है, ये बॉल बाय बॉल की गहराई आखिर आती कहां से है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम देखेंगे कि मैदान का असली खेल अब पूरी तरह से सेंसर्स और कैमरों के जाल में तब्दील हो चुका है। मैड अबाउट स्पोर्ट्स का ब्लॉग उन आधुनिक एनालिटिक्स टूल्स के बारे में बताता है जो इस पूरे इकोसिस्टम को डेटा फीड करते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कि हॉकाई तकनीक। हॉकाई, ये तो वही है ना जो हम टीवी पर LBW के फैसलों के लिए देखते हैं। वो फैंटेसी के डेटा में क्या काम आती है? हॉकाई का काम सिर्फ आउट देना नहीं है यार। स्टेडियम में लगे इसके हाई स्पीड कैमरे गेंद की गति, हवा में स्विंग होने की डिग्री और टप्पा खाने के बाद उसके उछाल को फ्रेम दर फ्रेम ट्रैक करते हैं। सच में? इतना डीप डेटा? हाँ, और इतना ही नहीं, अब खिलाड़ी प्लेयर ट्रैकिंग सिस्टम्स पहनते हैं। उनकी जर्सी के पीछे एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें GPS और एक्सेलेरोमीटर लगे होते हैं। अच्छा, वो जो ब्लैक कलर का छोटा सा पैड दिखता है? एग्जैक्टली, वो डिवाइस ये तक रिकॉर्ड करता है कि एक तेज गेंदबाज अपने तीसरे स्पेल में कितनी धीमी गति से दौड़ रहा है, यानी उसके थकान का लेवल क्या है। माय गॉड, मतलब थकान भी डेटा बन चुकी है। बिल्कुल, और इसी माइक्रो डेटा को क्रिकबेस जैसी कंपनियां प्रोसेस करती हैं। पिच विजन, लाइन और लेंथ का रियल टाइम डेटा देता है, और ESPN क्रिक इन्फो का स्टैट्स गुरु तो दशकों का इतिहास एक क्लिक पर दे देता है। So what does this all mean? अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर बनती है। कैसी तस्वीर? देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इसे इंसान का कौशल बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो डेटा और तकनीक मैदान से सीधे एप्स तक पहुंच रही है, वो इतनी एडवांस है कि आम इंसान उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। सही बात है। तो क्या सच में ये यूजर के कौशल को बढ़ा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा हाईटेक सिस्टम है जो यूजर को कंट्रोल में होने का मतलब एक भ्रम देता है, जबकि असल में वो सिर्फ एक मशीन के खिलाफ खेल रहा है? और यहीं पर हम इस चर्चा के सबसे जटिल और कह सकते हैं थोड़े अंधकारमय हिस्से में प्रवेश करते हैं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम यहाँ किसी सही या गलत का फैसला नहीं कर रहे हैं या कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ स्रोतों में दिए गए तथ्यों को सामने रखना है। हाँ, तो एक तरफ लीगल सिस्टम का नजरिया है और दूसरी तरफ मेडिकल विज्ञान का। PMC पर पब्लिश हुई यतनपाल सिंह भल्हारा और उनकी टीम की मेडिकल रिसर्च जो तस्वीर दिखाती है वो कोर्ट के नजरिए से एकदम उलट है। तो ये साइकोलॉजिकल स्टडी किस बारे में थी? इसके नतीजे क्या थे? ये स्टडी उन मरीजों पर की गई थी जो किसी न किसी प्रकार के नशे की लत यानी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का क्लिनिकल इलाज करा रहे थे और साथ ही जुए की समस्या से जूझ रहे थे। नशे की लत वाले मरीज? हाँ, रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि इन मरीजों का फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ क्या संबंध है, और नतीजे चौंकाने वाले थे। इनमें से 28.57% लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स भी सक्रिय रूप से खेल रहे थे। ये ओवरलैप तो काफी बड़ा है। लेकिन किसी गेम को खेलने का मतलब ये तो नहीं कि उसकी लत है। इसे मापा कैसे गया? इसे मापने के लिए मायर्स गैम्बलिंग रिस्क पोटेंशियल टूल का इस्तेमाल किया गया। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्थापित टूल है जो अलग-अलग मापदंडों पर किसी भी गेम का जोखिम तय करता है। जैसे खेल की गति कितनी तेज है, इनाम मिलने का समय क्या है, जीतने की संभावनाओं को स्क्रीन पर कैसे दिखाया जाता है। तो इन सब पैमानों पर फैंटेसी स्पोर्ट्स का स्कोर क्या रहा? इस टूल पर फैंटेसी स्पोर्ट्स का स्कोर 45.15 था। 45.15? इसे हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखें? मतलब ये कितना खतरनाक है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये स्कोर स्लॉट मशीन, कसिनो रूलेट और ऑनलाइन पोकर के बिल्कुल बराबर है। अरे बाप रे। हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मध्यम से बहुत अधिक जोखिम की श्रेणी में आता है।
दिमाग पर इसका असर वैसा ही होता है जैसा कसिनो में बैठे किसी इंसान के दिमाग पर। मतलब जो रोलेट व्हील वाली बात हमने शुरू में की थी वो यहाँ सच साबित हो रही है। लेकिन इस रिसर्च में एक और टर्म था जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, नियर मिस या करीब आकर चूक जाना। ये मैकेनिज्म क्या है? ये इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे ताकतवर मनोवैज्ञानिक हथियार है। स्टडी में 68.8% मामलों में यूजर्स ने बताया कि उन्हें जानबूझकर नियर मिस का शिकार बनाया गया। नियर मिस मतलब लाखों लोगों के कॉन्टेस्ट में रैंक 1 के एकदम करीब पहुंचकर शायद 5-10 पॉइंट से हार जाना। बिल्कुल वही। लेकिन यार हार तो हार होती है ना, इसमें मैनिपुलेशन कैसा है? यहीं पर डोपामिन का खेल शुरू होता है। देखिए, जब इंसान बहुत करीब आकर हारता है तो उसका दिमाग उसे हार नहीं मानता, वो उसे लगभग जीत के रूप में प्रोसेस करता है। अच्छा। दिमाग में डोपामिन का वैसा ही रिसाव होता है जैसा जीतने पर होता। इंसान सोचता है मेरी रणनीति बिल्कुल सही थी, मैं बस थोड़ा सा ही चूका हूँ, अगली बार तो मैं पक्का जीतूंगा। ओह, तो मतलब वो एक लूप में फंस जाता है। हाँ, प्लेटफॉर्म्स इसे बहुत चालाकी से डिजाइन करते हैं। लीडर बोर्ड के चमकते ग्राफिक्स और नोटिफिकेशंस के जरिए यूजर उसी डोपामाइन लूप में फंसकर बार बार खेलता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिजिटल भूल भुलैया हो, मतलब जिसके गेट पर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, ये आपके कौशल की परीक्षा है, आइए अपना हुनर दिखाइए। लेकिन अंदर का डिजाइन पूरी तरह से आपको फंसाए रखने के लिए बनाया गया है। वो कौशल दिखाने आता है पर लत का शिकार हो जाता है। एग्जैक्टली, और यही विरोधाभास इस इंडस्ट्री को इतना जटिल बनाता है। कानूनी रूप से टीम बनाने के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये एप्स इंसान के दिमाग के उसी हिस्से पर वार करते हैं जहां से जुए की लत पैदा होती है। ये वाकई में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमने एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से जिसने इसे कौशल का खेल मान के एक 49,000 करोड़ की इंडस्ट्री की नींव रखी। फिर हमने डिलॉयट की रिपोर्ट से समझा कि कैसे 28% जीएसटी ने इस दौड़ती ट्रेन पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया है। राइट। उसके बाद हम डेटा साइंस की दुनिया में गए, हॉकाई और जीपीएस सेंसर्स से लेकर आर्काइव के उस पेपर तक जहां एक्स्ट्रा ट्रीज रिग्रेसर और नैपसैक एल्गोरिदम मशीनों को इंसानों से बेहतर बना रहे हैं। और अंत में हमने पीएमसी की मेडिकल रिसर्च के जरिए समझा कि 45 का वो जोखिम स्कोर और नियर मिस का डोपामाइन लूप कैसे मानव मनोविज्ञान को हैक कर रहा है। तो इस डीप डाइव का मकसद यही था कि किसी भी जिज्ञासु श्रोता को ये समझ आए कि कैसे कानून, तकनीक और मनोविज्ञान ये तीनों मिलकर हमारे रोजमर्रा के मनोरंजन को एक गहरे व्यावसायिक इकोसिस्टम में बदल देते हैं। सही बात है। अगली बार कोई भी क्रिकेट मैच देखेगा या फैंटेसी टीम बनाएगा तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। जाते जाते एक ऐसा विचार जो शायद इन रिपोर्ट्स में सीधे नहीं लिखा है लेकिन आज की बातचीत से साफ उभर कर आता है, और ये सोचने वाली बात है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फैंटेसी टीम बनाने में इंसानों को पीछे छोड़ रहे हैं। अगर ये तकनीक ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या भविष्य में इंसान के कौशल की कोई भूमिका बचेगी? ये तो एक बहुत ही अपरिहार्य सवाल है। सोचिए, जब हर कोई जीतने के लिए एआई का इस्तेमाल करने लगेगा तो क्या ये इंसान बनाम इंसान का खेल रह जाएगा, या फिर ये सिर्फ एल्गोरिथम बनाम एल्गोरिथम का एक रोबोटिक युद्ध बन जाएगा जहां सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई है? अगर मशीनें ही खेल रही हैं तो वो कौशल का तमगा किसके लिए है? इंसान के लिए या उस सिलिकॉन चिप के लिए? इस बारे में सोचिएगा।